हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेंद्र विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2026 की लेक्चर सीरीज़। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने वायरस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे वायरॉइड, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे? वायरॉइड, प्रियॉन, वायरोसॉइड्स, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वायरस वाली, तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मैं और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम लोग पहले देखेंगे वायरॉइड्स को। तो वायरॉइड की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी थियोडर डीनर ने 1971 में। वायरॉइड सबसे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट। वायरॉइड केवल नेकेड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो वायरॉइड से किसके बने होते हैं? ये नेकेड और सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने होते हैं। वायरॉइड में प्रोटीन कोट अब्सेंट होता है। वायरॉइड में क्या होता है? प्रोटीन कोट अब्सेंट होता है। वायरॉइड में प्रोटीन कोट अब्सेंट होता है। वायरॉइड प्रोटीन को कोड नहीं करते क्योंकि इनमें प्रोटीन कोट अब्सेंट होता है। वायरॉइड होस्ट एंजाइम के द्वारा रेप्लिकेट करते हैं। तो वायरॉइड होस्ट एंजाइम के द्वारा रेप्लिकेशन करते हैं। अब वायरॉइड में रेप्लिकेशन कौन से मेथड का होता है? तो वायरॉइड रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के द्वारा रेप्लिकेशन करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वायरॉइड में रेप्लिकेशन होता है रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म द्वारा। जो वायरॉइड से ये केवल प्लांट को संक्रमित करते हैं। वायरॉइड केवल ये प्लांट को संक्रमित करते हैं। सबसे पहला जो ज्ञात वायरॉइड डिजीज़ है वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो पोटैटो में जो ट्यूबर्स होते हैं उनमें गांठ बन जाती है। तो ये वायरॉइड के द्वारा होने वाला ये एक डिजीज़ है। वायरॉइड क्या करते हैं? तो वायरॉइड न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट में रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो वायरॉइड न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट में रेप्लिकेट करते हैं। अगला पॉइंट देखें हम लोग, पॉप्सी वायरिडोई। पॉप्सी वायरिडी न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्लास है वायरॉइड की, पॉप्सी वायरॉइड। तो पॉप्सी न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन करते हैं। एप्सन वायरिडी ये क्लोरोप्लास्ट में रेप्लिकेशन करते हैं। इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट बना सकते हैं कि पॉप्सी वायरिडोई किस में रेप्लिकेशन करते हैं? तो ये न्यूक्लियस में करते हैं। एप्सन वायरिडोई ये क्लोरोप्लास्ट में रेप्लिकेशन करते हैं। हेमरहेड राइबोजाइम। हेमरहेड राइबोजाइम कुछ वायरॉइड में पाया जाता है। वायरॉइड आरएनए, जो वायरॉइड का जो आरएनए है उसमें बहुत ज़्यादा बेस पेयरिंग दिखाई देती है। अब वायरॉइड फैलता कैसे है? तो वायरॉइड सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? दो सेल के बीच का कनेक्शन है। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में पाया जाता है, तो दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है। तो
ये सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा वायरॉइड फैलता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन वायरॉइड स्प्रेड का प्रमुख साधन है, प्रमुख माध्यम है। मतलब कोई भी अगर इंजरी हो जा रही है प्लांट में, उसके माध्यम से वायरॉइड बहुत तेजी से फैलता है। वायरॉइड लेटेंट इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकता है, वायरॉइड लेटेंट इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकता है। सिट्रस एक्सोटिस डिजीज वायरॉइड द्वारा होती है, सिट्रस एक्सोटिस डिजीज वायरॉइड द्वारा होती है। कोकोनट केडांग केडांग डिजीज, ये भी वायरॉइड से रिलेटेड है। कोकोनट केडांग केडांग डिजीज ये वायरॉइड से रिलेटेड है। अगला पॉइंट देखें तो वायरॉइड जीन साइलेंसिंग पाथवे को प्रभावित करते हैं। तो वायरॉइड क्या करते हैं, जीन साइलेंसिंग पाथवे को ये क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रियॉन के बारे में। प्रियॉन क्या है, तो पी फॉर प्रियॉन, पी फॉर प्रोटीन। तो प्रियॉन की खोज किसने की थी, तो स्टेनली बी प्रूजिनर ने की थी। पहली चीज तो ये प्रियॉन क्या है, तो ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है, मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाले प्रोटीन है। प्रियॉन में न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट होता है, प्रियॉन में न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट होता है। प्रियॉन प्रोटीन का जो एबनॉर्मल फॉर्म है उसको बोलते हैं PRPSC, और जो नॉर्मल फॉर्म है उसको बोलते PRPC। अब PRPSC का मतलब है प्रियॉन प्रोटीन स्क्रैपी, स्क्रैपी का मतलब होता है संकी, और जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन उसको बोलते हैं PRPC, मतलब प्रियॉन प्रोटीन कॉमन। प्रियॉन प्रोटीन क्या है, मिसफोल्डिंग द्वारा डिजीज उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर कोई प्रोटीन प्रॉपर ढंग से फोल्ड नहीं होती है तो वो मिसफोल्ड हो जाएगी, और मिसफोल्डिंग के कारण क्या कर देगा, ये डिजीज को उत्पन्न कर देते हैं। तो मिसफोल्डिंग प्रोटीन मतलब प्रियॉन प्रोटीन। प्रियॉन क्या करते हैं, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज संबंधित। प्रियॉन ये एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज संबंधित। प्रियॉन मेनली नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को ये प्रभावित करता है। मैड काउ डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जीफोम इंसेफेलोपैथी है, मतलब BSE बोवाइन स्पॉन्जीफोम इंसेफेलोपैथी है। स्क्रैपी डिजीज सीप और एवं गोट का प्रियॉन डिजीज है। स्क्रैपी सीप और गोट का प्रियॉन डिजीज है। क्रूड्सफेल्ड जेकब डिजीज ये मानव प्रियॉन डिजीज है। क्रू डिजीज ये कैनाबलिज्म संबंधित था, क्रू ट्राइब्स पर था। प्रियॉन हीट एवं रेडिएशन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। प्रियॉन का हीट एवं रेडिएशन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इनको हीट और रेडिएशन का। प्रियॉन स्टेरिलाइजेशन के प्रति अत्यधिक रेजिस्टेंट है। एमेलॉइड प्लक्स बनते हैं प्रियॉन डिजीज में, एमेलॉइड प्लग बनते हैं प्रियॉन डिजीज में बनते हैं। प्रियॉन स्लो इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, मतलब बहुत ही स्लो इनके द्वारा इन्फेक्शन होता है। वैक्यूलेशन प्रियॉन डिजीज की पहचान है। वैक्यूलेशन प्रियॉन डिजीज की पहचान है। स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी प्रियॉन डिजीज का लक्षण है। अगला पॉइंट है प्रियॉन इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कम उत्पन्न करते हैं। प्रियॉन डिजीज फेटल होती, मतलब बहुत ही घातक होती है क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है। प्रियॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं।
अब हम बात करते हैं वायरोसॉइड्स की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ जो वायरोसॉइड्स है, ये हेल्पर वायरस डिपेंडेंट आरएनए मॉलिक्यूल है। तो ये हेल्पर वायरस की सहायता से ये फैलते हैं। वायरोसॉइड्स ये स्वयं रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, ये खुद से रेप्लिकेशन नहीं करते हैं। सैटेलाइट आरएनए हेल्पर वायरस पर निर्भर करता है। जो वायरोसॉइड्स ये क्या है, ये सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। वायरोसॉइड्स में प्रोटीन कोड स्वयं नहीं बनाते ये। हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस ये वायरोसॉइड नेचर दर्शाता है। हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस का रेप्लिकेशन हेपेटाइटिस बी वायरस पर निर्भर करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस पर निर्भर करता है। तो हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस को अगर रेप्लिकेशन करना है तो वो हेल्पर वायरस मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस का इस्तेमाल करेगा। अब जो वायरोसॉइड्स है ये प्लांट एवं एनिमल दोनों सिस्टम में पाए जाते हैं, मतलब वायरोसॉइड प्लांट और एनिमल दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। सैटेलाइट वायरसेस और वायरोसॉइड ये अलग अलग चीज़ें हैं। वायरोसॉइड्स पैथोजेनिसिटी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वायरोसॉइड में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है कि ये हेल्पर वायरस की सहायता से ये रेप्लिकेशन करती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ पर। हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटे सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोकैरियोट्स, सबसे छोटे सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोकैरियोट्स हैं। माइकोप्लाज्मा की खोज की थी नोकार्ड और रॉक्स ने की थी। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होती है। अब सेल वॉल अब्सेंट होने से ये प्लियोमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब ये बहुरूपी होता है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो माइकोप्लाज्मा है उसकी मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स पाए जाते हैं। स्टेरॉल क्या करता है, ये मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी प्रदान करता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा पर प्रभाव नहीं डाल पाती। माइकोप्लाज्मा क्या है, फिल्टरेबल बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि इतने छोटे हैं कि वो आराम से पास कर जाते हैं। अगला पॉइंट देखें, माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एनएरोब हो सकते हैं, माइकोप्लाज्मा में बाइनरी फिशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट जीनोम वाले ऑर्गेनिज्म में शामिल है, मतलब माइकोप्लाज्मा में बहुत ही छोटा जीनोम होता है। माइकोप्लाज्मा आर्टिफिशियल मीडिया पर कल्चर किए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्राइड एग कॉलोनी ये माइकोप्लाज्मा कल्चर की पहचान है। फ्राइड ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया उत्पन्न करता है। स्पाइरोप्लाज्मा हेलिकल माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा कंटेमिनेशन टिश्यू कल्चर में समान समस्या है। तो टिश्यू कल्चर में माइकोप्लाज्मा के द्वारा कंटेमिनेशन हो जाता है, यह कॉमन समस्या है। अब माइकोप्लाज्मा में मोटेलिटी कैसी होती है, तो ग्लाइडिंग टाइप हो सकती है, तो ये अमीबा की तरह ग्लाइड करके इसमें मूवमेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग मेम्ब्रेन माइकोप्लाज्मा की विशेषता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब हम बात करते हैं फाइटोप्लाज्मा की। फाइटोप्लाज्मा क्या है? तो फाइटोप्लाज्मा प्लांट पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो फाइटोप्लाज्मा क्या है? ये प्लांट पैथोजन है, मतलब प्लांट को प्रभावित करने वाले माइकोप्लाज्मा के जैसे ऑर्गेनिज्म हैं। फाइटोप्लाज्मा ये फ्लोएम टिश्यू में निवास करते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्लोएम टिश्यू में निवास करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइटोप्लाज्मा इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा ये ट्रांसमिट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लीफ हॉपर, जैसे ग्रास हॉपर जो पत्तियों को खाते हैं, ये प्रमुख फाइटोप्लाज्मा वेक्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो लीफ हॉपर क्या है? ये फाइटोप्लाज्मा के वेक्टर हैं। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, ये फाइटोप्लाज्मा डिजीज है। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल ये फाइटोप्लाज्मा डिजीज है। सैंडल स्पाइक डिजीज ये भी फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। विचेस ब्रूम सिम्पटम ये भी फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन का संकेत है। फिल्लोडी फ्लोरल पार्ट का लीफी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सब फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है येलोइंग, पत्तियां पीली पड़ जाएं, ये सब फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन का कुछ कॉमन सिम्पटम है। फाइटोप्लाज्मा सीव ट्यूब एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो फाइटोप्लाज्मा है ये फ्लोएम में तो पाए जाते हैं, लेकिन फ्लोएम भी क्या है? एक टिश्यू है। फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ये 4 सेल से मिलकर बना होता है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो उसमें से भी ये फ्लोएम के सीव ट्यूब एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, फाइटोप्लाज्मा डिजीज में प्रभावी हो सकती हैं। फाइटोप्लाज्मा कल्चर करना बहुत ही कठिन है। माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा सेल वॉल रहित होते हैं, दोनों में ही कोशिका भित्ति नहीं होती। फाइटोप्लाज्मा डिजीज सेवर ईल लॉस उत्पन्न करते हैं, मतलब अगर ये हो गई है तो बहुत ज़्यादा ही आपको जो फसलें हैं लॉस हो जाएगी, मतलब उत्पादन कम हो जाएगा। क्लोवर प्रोलिफरेशन ये भी फाइटोप्लाज्मा डिजीज़ है। सिसेम फिलोइडी ये भी फाइटोप्लाज्मा रिलेटेड है। फाइटोप्लाज्मा डीएनए बेस्ड आइडेंटिफिकेशन द्वारा पहचाने जाते हैं। इम्पोर्टेंट है। फाइटोप्लाज्मा की पहचान कैसे की जाती है? तो डीएनए बेस्ड आइडेंटिफिकेशन द्वारा ये पहचाने जाते हैं। पीसीआर, अब डीएनए बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है तो पीसीआर फाइटोप्लाज्मा डिटेक्शन में उपयोगी है। पीसीआर से फाइटोप्लाज्मा की पहचान होती है। तो फाइटोप्लाज्मा सीव ट्यूब में सिस्टेमिक इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। फाइटोप्लाज्मा क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। हम बात करेंगे एक्टिनोमाइसिटिस के बारे में। तो एक्टिनोमाइसिटिस क्या है? तो एक्टिनोमाइसिटिस ये फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया एवं फंगी दोनों गुण दर्शाते हैं। तो इनके पास बैक्टीरिया और फंगी के दोनों गुण पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको रे फंगी भी कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसीस ये प्रमुख एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स हैं।
स्ट्रेप्टोमाइसिस कहाँ से निकलती है? तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से प्राप्त होता है। क्लोरामफेनिकोल ये इम्पोर्टेंट है। क्लोरामफेनिकोल ये निकलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से। टेट्रासाइक्लिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त एंटीबायोटिक है। एक्टिनोमाइसिटीज मिट्टी की स्मेल उत्पन्न करते हैं। मिट्टी की स्मेल उत्पन्न करते हैं। जियोस्मीन मिट्टी की गंध के लिए उत्तरदायी। मिट्टी में जो गंध आती है वो जियोस्मीन के कारण आती है। एक्टिनोमाइसिटीज ब्रांचिंग माइसीलियम बनाते हैं क्योंकि इनके पास फंगी जैसे करेक्टर है, तो इनमें शाखाओं वाली माइसीलियम पाई जाती है। तो माइसीलियम क्या है? तो ये कवक जाल है जो फंगी की बॉडी, उसको हाइफी बोलते हैं, और बहुत सारे हाइफी आपस में जाल बनाकर माइसीलियम बनाते हैं। अब कोनिडिया का निर्माण होता है एक्टिनोमाइसिटीज में। फ्रैंकिया एक्टिनोराइजल नोड्यूल बनाता है। फ्रैंकिया क्या है? ये नॉन लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सन कराता है। एक्टिनोमाइसिटी डिकम्पोजिशन में महत्वपूर्ण है। सेलुलोज और काइटिन का डिग्रेडेशन ये एक्टिनोमाइसिस करते हैं। अगला पॉइंट है एक्टिनोमाइसिटीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रमुख स्रोत हैं। नोकार्डिया एसिड फास्ट एक्टिनोमाइसिटीज है। पार्शली एक्टिव एसिड फास्ट एक्टिनोमाइसिटीज है। एक्टिनोमाइसीज एनाएरोबिक एक्टिनोमाइसिट्स हैं। एक्टिनोमाइसिटीज एंटीबायोटिक के सबसे बड़े प्राकृतिक स्रोत हैं। सबसे बड़े प्राकृतिक स्रोत है एक्टिनोमाइसिटीज। और स्ट्रेप्टोमाइसिस को इलियोकोलर मॉडल एक्टिनोमाइसिट्स हैं। एक्टिनोमाइसिटीज ये बायोरेमिडिएशन में उपयोगी है। अब हम कुछ अच्छे स्टेटमेंट बेस्ड फैक्ट देख लेते हैं। तो वायरॉइड प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो गलत है, नहीं करते हैं। प्रियॉन न्यूक्लिक एसिड रहित इन्फेक्शियस एजेंट है, सही है। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल अपसेट होती है, सही। फाइटोप्लाज्मा फ्लोएम टिश्यू में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। वायरोसाइड हेल्पर वायरस डिपेंडेंट होते हैं, सही है। एक्टिनोमाइसिटिस फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ये सही है। पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा पर अत्यधिक प्रभावी है, नहीं, बिल्कुल कम प्रभावी है। प्रियॉन डिजीज न्यूरोडिजेनरेटिव होती है, सही है। फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सही है। और वायरॉइड स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल है, ये भी सही है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने वायरॉइड्स, प्रियॉन, वायरोसाइड्स, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, है तो बहुत सारा पढ़ने के लिए, बहुत थ्योरी है, और थ्योरी पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि थ्योरी इतनी ज़्यादा है, और उस थ्योरी में से भी कुछ ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखते हैं एग्ज़ाम में, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने वही पॉइंट्स उठाए हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और मैं आपको ये जो बॉटनी की लेक्चर सीरीज़ है, उन बच्चों के लिए जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं या कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कंप्लीट सिलेबस करवा दूँ एग्ज़ाम के पहले।
तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे।